अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका। मैं हूं राणा अजीम और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल साइंसिफाई योरसेल्फ। तो हमने पिछले टॉपिक में जो डिस्कस किया था वो पीरियोडिक टेबल के बारे में डिस्कस किया था। उसकी हमने हिस्ट्री को देखा था और उसकी रिमेंबरिंग को, मतलब हम कैसे याद रख सकते हैं पूरा पीरियोडिक टेबल को, वो हमने डिस्कस किया था। और एक और चीज़ जो हमने डिस्कस की थी वो था कि हम जो है एलिमेंट्स को ब्लॉक्स के अंदर जो तकसीम करते हैं वो किस तरह क्लासिफाई कर सकते हैं, तो वो भी हमने डिस्कस किया था। हमारा एक पार्ट रह गया था, वो हमने क्या देखना था, पीरियोडिक टेबल के ट्रेंड्स को देखना था, मतलब एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयनाइजेशन एनर्जी या शील्डिंग इफेक्ट के बारे में। तो ये सारी चीज़ें जो है वो ग्रुप के अंदर या पीरियड के अंदर, अब ग्रुप क्या होता है और पीरियड क्या होता है वो भी हम थोड़ा सा टच करेंगे। और उसके अंदर ये जो प्रॉपर्टीज़ है ये किस तरह वेरी करती है, तब्दील होती है, ये भी हमने डिस्कस करना है। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं और ये भी देख लेते हैं कि ग्रुप और पीरियड क्या होते हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम ग्रुप और पीरियड को ही डिस्कस कर लेते हैं कि ग्रुप क्या होता है और पीरियड क्या होता है। ग्रुप एंड पीरियड। अब ग्रुप क्या होता है और पीरियड क्या होता है। तो ग्रुप जो होता है पीरियोडिक टेबल के अंदर, जो हमारे पास टॉप टू बॉटम हमारे पास कॉलम होते हैं, क्या होते हैं, टॉप टू बॉटम कॉलम होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, ग्रुप्स कहते हैं। क्लियर हो जाएगी बात। तो जो टॉप टू बॉटम कॉलम होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, ग्रुप्स कहेंगे। और जो हॉरिजेंटल रोज होगी, कहाँ से, लेफ्ट से राइट की तरफ। ठीक है जी। ये हमारे पास लेफ्ट है, ठीक है जी, और ये हमारे पास राइट है। तो लेफ्ट से राइट जो रोज हैं उनको हम क्या कहेंगे, पीरियड्स। और टॉप टू बॉटम जो हमारे पास क्या है, कॉलम है, उनको हम क्या कहेंगे, ग्रुप्स। क्लियर हो जाएगी बात। जो हमारे पास टॉप टू बॉटम जो क्या है, कॉलम्स हैं, उनको हम क्या कहेंगे, ग्रुप्स। और लेफ्ट टू राइट जो हमारे पास रोज है उनको हम क्या कहेंगे, पीरियड्स। ठीक है जी। अब हम जो प्रॉपर्टीज़ है उनको डिस्कस कर लेते हैं। हम प्रॉपर्टीज़ को पहले मतलब उनकी डिफाइन कर लेते हैं कि वो क्या क्या चीज़ें होती हैं। देन उसके बाद हम पीरियोडिक टेबल के अंदर उनके ट्रेंड्स को देखेंगे, मतलब ग्रुप्स के अंदर भी देखेंगे और पीरियड के अंदर भी देखेंगे कि वो कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है। ठीक है जी। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, एटॉमिक रेडियस या आयनिक रेडियस। ठीक है जी। तो ये हम डिस्कस कर लेते हैं कि एटॉमिक रेडियस या आयनिक रेडियस होता क्या है। ठीक है जी। तो एटॉमिक रेडियस या आयनिक रेडियस जो है, अगर सिंपल वर्ड के अंदर मैं कहूँ तो वो ये होगा कि एटम का जो न्यूक्लियस है उसके अंदर काफ़ी सारे शेल मौजूद होंगे। एटम के न्यूक्लियस से लेके और उसके लास्ट वाले सब शेल तक का जो फासला है उसको हम क्या कहेंगे, उसका एटॉमिक रेडियस कहेंगे। क्लियर हो जाएगी बात। और आयन के केस में क्या हो जाएगा कि न्यूक्लियस से लेके वैलेंस शेल तक का वही फासला होगा, लेकिन आयन के केस में हो जाएगा वो आयन का होगा। ठीक है जी। तो अगर एटम है, न्यूट्रल एटम है, तो न्यूक्लियस से लेके वैलेंस शेल का जो फासला होगा उसको हम क्या कहेंगे, उसका एटॉमिक रेडियस कहेंगे। क्लियर हो जाएगी बात। ये है हमारे पास सिंपल डेफिनेशन जो हम समझ सकते हैं। ठीक है जी। लेकिन होता ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा नहीं होता, कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो वेव की सूरत में हरकत कर रहा होता है। ठीक है जी। किस तरह हरकत कर रहा होता है, वेव की सूरत में। अब वेव की सूरत में जब हरकत कर रहा होता है तो उसके पास एक सिंगल लाइन नहीं आती, बल्कि जिस तरह वो वेव की सूरत में हरकत कर रहा होता है, तो इलेक्ट्रॉन की जो प्रोबेबिलिटी है फाइंडिंग की, बात को समझना है कि अब वेव की सूरत में हरकत कर रहा है। पहले अगर वो सीधी लाइन में हरकत कर रहा था तो इलेक्ट्रॉन इसी लाइन पे होना था, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन वेव की सूरत में हरकत कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, मतलब ऊपर नीचे, इस लाइन के ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है जी। अब फर्ज किया जो वेव है वो इस तरह आ रही हो तो यहाँ भी हो सकता है। ठीक है जी। तो इन दो लाइनों के दरमियान एक बैंड बन जाता है। ठीक है जी। और प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का इम्कान इस पूरे बैंड के अंदर कहीं भी मौजूद हो सकता है। ठीक है जी। तो इसीलिए हम जो एटॉमिक रेडियस है वो सही तरीके से फाइंड आउट नहीं कर पाते। अगर हम यहाँ से करते हैं
तो कोई और एटॉमिक रेडियस आता है, अगर हम यहाँ से करते हैं तो कोई और एटॉमिक रेडियस आता है, और अगर हम लास्ट लाइन से स्टार्ट करते हैं तो कोई और एटॉमिक रेडियस आता है। मतलब एटॉमिक रेडियस जो है इलेक्ट्रॉन्स के प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग की वजह से, मतलब पाए जाने के इम्कान की वजह से क्या होता है कि एटॉमिक रेडियस को हम सही तरीके से एक एटम का, जो अकेले एटम का है, सही तरीके से मेजर नहीं कर पाते, पैमाइश नहीं कर पाते। तो उसके लिए हम करते क्या है, उसके लिए हम ये करते हैं कि हम दो एटम जो है सिमिलर एटम, उनको आपस में जोड़ देते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं हाइड्रोजन की बात कहते हैं, H2। अब H2 क्या है हमारे पास कि दो हाइड्रोजन, सिमिलर हाइड्रोजन हैं, उनको हमने क्या किया, एक बॉन्ड के साथ जोड़ दिया, आपस में जोड़ दिया है। अब होगा क्या, ये न्यूक्लियस है और हाइड्रोजन जो होता है एक ही मदार होता है उसका, ठीक है जी। और यहाँ पर जो है एक इलेक्ट्रॉन इसका, और जो दूसरा है हमारे पास ये न्यूक्लियस है दूसरे का, और उसका जो है वो मदार, और यहाँ पर जो है उसका इलेक्ट्रॉन मौजूद है। क्लियर हो रही बात। सिमिलर एटम है दोनों। सिमिलर एटम होने की वजह से क्या होगा, अब क्या करेंगे हम, इसके न्यूक्लियस से लेके इसके न्यूक्लियस तक का फासला मालूम कर लेंगे हम, ठीक है जी। क्या करेंगे हम, टोटल जो दो न्यूक्लियाई के दरमियान जो फासला है उसको हम फाइंड आउट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास, अब इसको मैं एक्चुअल वैल्यू नहीं लिखता, मैं लिखता हूँ 200 मीटर है हमारे पास। कितना है हमारे पास, फॉर एग्जांपल 200 मीटर है। अब 200 मीटर है तो जो इसका आधा होगा, ठीक है जी, डिवाइडेड बाई 2, वो कितना आएगा, 100 मीटर। अब 100 मीटर अगर मैं देखूं, अगर मैं इन दोनों का आध लूं तो यहाँ पर आ रहा है, ठीक है जी। और जहाँ अभी एटॉमिक रेडियस की डेफिनेशन मैंने सिंपल वर्ड में क्या की थी, न्यूक्लियस से लेके बैरूनी मदार तक। और अगर हम यहाँ पर देखें, अगर दोनों का हाफ कर दे तो क्या होता है, इसके न्यूक्लियस से लेके इसका फासला या इसके न्यूक्लियस से लेके इसका फासला, दोनों जो है ना आध के अंदर आते हैं। मतलब ये भी 100 मीटर है और ये भी 100 मीटर है, ठीक है जी। तो 100 मीटर होने की वजह से क्या होगा, हम ये कह सकते हैं कि जो, अगर हम क्या करें, दो सिमिलर एटम, ठीक है जी, उनको आपस में कंबाइन करें और उनके जो दो न्यूक्लियाई के दरमियान का जो फासला है उसको हम हाफ कर दें, तो एक का क्या आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा। एक एटम का क्या आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा। क्लियर हो जाएगी बात। तो हमारे पास इसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, दोबारा सुन लें कि हमने क्या करना है, दो एटम को आपस में मिलाना है, ठीक है जी, सिमिलर एटम को, और दोनों जो दो एटम है उनके जो दो न्यूक्लियाई है उसके दरमियान जो फासला है उसको हमने काउंट करना है, ठीक है जी। और उसका हमने क्या कर देना है, हाफ कर देना है। जब हाफ करेंगे तो एक एटम का जो है वो रेडियस आ जाएगा। क्लियर हो जाएगी बात। और इसी तरीके से हम आयनिक रेडियस को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आयनिक रेडियस जो है वो एटॉमिक रेडियस से ज़्यादा होगा या कम होगा, वो डिपेंड करता है कि कौन सा आयन है। पॉजिटिव आयन भी हो सकता है और नेगेटिव आयन भी हो सकता है। अब पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन में क्या फ़र्क होगा, तो दो तरीके से जो आयनिक रेडियस है वो चेंज हो सकता है, ठीक है जी। तो कैसे चेंज हो सकता है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ केटाइन बना है, क्या बना है, एटम से केटाइन। अब एटम से केटाइन कब बनेगा, जब फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि 11 प्रोटॉन है, ये हमने पिछले टॉपिक के अंदर डिस्कस कर लिया है, 11 ही इलेक्ट्रॉन हैं। अब केटाइन कब बनेगा, जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला जाएगा, 11 प्रोटॉन्स तो पॉजिटिव चार्जेस तो होंगे लेकिन 10 जो है वो इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे, ठीक है जी। तो क्या होगा कि 11 प्रोटॉन्स जो है वो 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 10 प्रोटॉन को तो कैंसिल करेंगे, लेकिन एक प्रोटॉन जो है पॉजिटिव चार्ज के तौर पर बच जाएगा। और एनाइन के केस में क्या होगा, अब एनाइन में क्या होगा, फॉर एग्जांपल 17 प्रोटॉन्स है और 17 ही क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। अब 17 प्रोटॉन तो वैसे के वैसे हैं, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन बाहर से आ गया है तो 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं। अब 17 प्रोटॉन को तो कॉपी कर लेंगे, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन जो है वो कैंसिल नहीं होगा और एक नेगेटिव का चार्ज आ जाएगा इस पर, तो इसी वजह से ये एनाइन हो जाता है, नेगेटिव चार्ज वाला आयन हो जाता है। क्लियर हो जाएगी बात। तो पॉजिटिव आयन वाला जो होता है उसको हम केटाइन कहते हैं और नेगेटिव आयन वाला उसको एनाइन कहते हैं, ठीक है जी। अब हम ये देखते हैं कि साइज़ जो है वो कम होगा या ज़्यादा होगा, वो हम देखते हैं कि कैसे होगा, ठीक है जी। एटम से जो पेरेंट एटम है, फॉर एग्जांपल ये वाला पेरेंट एटम है, उससे इसका साइज़ कम होगा या ज़्यादा होगा, वो हमने देखना है। तो अगर हम देखें तो दो केसेस हो सकते हैं। एक तो ये केस है कि जो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का रेशो है वो इम्बैलेंस हो गया है,
एक काज तो यही है, ठीक है जी, कि साइज कम हो जाएगा या ज़्यादा होगा, कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का रेशो जो है वो इम्बैलेंस हो गया है। अब 11 प्रोटॉन जो है वो 11 इलेक्ट्रॉन को काबू कर रहे थे, अब यहाँ पर क्या है कि 11 प्रोटॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन को काबू कर रहे हैं, तो ज़्यादा आसानी किसके अंदर होगी, 11 प्रोटॉन की 11 इलेक्ट्रॉन को काबू करने में, या 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को, जो कम इलेक्ट्रॉन हैं उनको काबू करना आसान है, ठीक है जी, जिसकी वजह से क्या होगा कि 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अपनी तरफ खींच लेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि टाइम का जो साइज़ है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर हो जाएगी बात। और यहाँ पर अगर हम देखें तो 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन को तो काबू कर लेते थे, लेकिन जो एक इलेक्ट्रॉन इजाफी आ गया है तो 17 जो है वो 17 को तो आसानी से काबू कर रहे थे, लेकिन एक 18 हो गया है। ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा कि ये आसानी से काबू नहीं कर पाएंगे प्रोटॉन्स जो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है, ठीक है जी, जिसकी वजह से क्या होगा कि थोड़ा सा ढील आ जाएगी और ये थोड़ा सा दूर चले जाएंगे, जिसकी वजह से जो एनाइन का साइज़ है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्लियर हो जाएगी बात। एक तो काज यही होगी है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के रेशो की इम्बैलेंस की वजह से। क्लियर हो जाएगी बात। और दूसरा काज क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन आता है वो बाज़ औक़ात अगले शेल के अंदर भी आ सकता है, ठीक है जी। अब जो इलेक्ट्रॉन आया फॉर एग्जांपल इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन जो आते हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, अब नए इलेक्ट्रॉन ने आने हैं, ठीक है जी। तो इलेक्ट्रॉन जो है अगले शेल के अंदर आएगा, अब अगले शेल के अंदर आ रहा है तो वैसे ही साइज़ बढ़ गया है, ठीक है जी, एक और शेल आ गया है तो साइज़ बढ़ जाएगा। और फॉर एग्जांपल बाज़ औक़ात ये भी होता है कि अब 8 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन, सोडियम की जैसे मैंने केस में एग्जांपल ली तो उसके वैलेंस शेल में कितना होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। जब 1 इलेक्ट्रॉन को मैंने हटाया तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का रेशो तो इम्बैलेंस हुआ, जिसकी वजह से साइज कम हुआ। और एक और चीज़ क्या हुई कि यहाँ से शेल ही खत्म हो गया, ठीक है जी। पहले यहाँ से रेडियस बन रहा था लेकिन अब यहाँ से रेडियस बन रहा है तो साइज वैसे ही क्या हो गया, कम हो गया। क्लियर हो जाएगी बात। तो दो तरीके से जो आयंस का जो साइज़ है वो चेंज होता है, एक तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की रेशो की इम्बैलेंस की वजह से, और दूसरा जो है वो शेल के रिमूवल की वजह से, वैलेंस शेल जो है उसके रिमूवल की वजह से, या नया शेल जो है वो ऐड हो जाता है, उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, जो साइज़ है वो चेंज हो जाता है। क्लियर हो जाएगी बात। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, ये जो एटॉमिक रेडियस है और आयनिक रेडियस है उसको डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है जी। अब हम अगला जो टॉपिक है वो देखते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है जी। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, आयोनाइज होना, ठीक है जी। अब आयनाइज से आपके जहन में यही आएगा कि आयन बन जाना, चाहे वो पॉजिटिव आयन है चाहे वो नेगेटिव आयन है, लेकिन ऐसा नहीं है। आयनाइज हमेशा कौन सा होगा, आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी, हमेशा जो पॉजिटिव आयन बनेगा, ठीक है जी। मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल 11 प्रोटॉन है, 11 न्यूट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन और लास्ट वाले में 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी। ये हम सोडियम की बात कर रहे हैं, 11 23। अच्छा जी, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या है कि इलेक्ट्रॉन का रिमूवल। एक अच्छी डेफिनेशन जो है उसके लिए हम मैग्नीशियम की एग्जांपल भी साथ डिस्कस कर लेते हैं। प्रोटॉन 12 है, न्यूट्रॉन्स 12 है, 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन और लास्ट वाले में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी। तो आयनाइजेशन एनर्जी होती क्या है, बेसिकली जो वैलेंस शेल है उसके अंदर सबसे जो लूज इलेक्ट्रॉन है, अब इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन था इसीलिए सही तरीके से डिफाइन नहीं हो सकता था, अब इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, अब 2 इलेक्ट्रॉन के अंदर से एक ये इलेक्ट्रॉन है और एक ये इलेक्ट्रॉन है। तो जो लूज इलेक्ट्रॉन है इन दोनों के अंदर से भी वैलेंस शेल के अंदर से इलेक्ट्रॉन को हमने क्या करना है, खारिज करवाना है, निकालना है, और वो निकालना है जो इन दोनों में से लूज होगा, ठीक है जी। जो ढीला बंधा होगा जिसके अंदर वीक अट्रैक्शन होगी उसको हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल ये जो है लूज है तो इसको हम बाहर निकालेंगे और इसके लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, और जितनी एनर्जी हम देंगे वो क्या कहलाएगी, आयनाइजेशन एनर्जी। और हम दे रहे हैं एनर्जी मतलब इसके अंदर एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है जी। जब एब्जॉर्ब हो रही है तो ये कौन सा प्रोसेस होगा, एंडोथर्मिक। क्लियर हो जाएगी बात। तो ये प्रोसेस कौन सा होगा, एंडोथर्मिक। और एंडोथर्मिक प्रोसेस होने की वजह से जो हीट हम लिखेंगे वो पॉजिटिव के अंदर आएगी,
किसके अंदर आएगी? पॉजिटिव के अंदर। क्लियर हो जाएगी बात। आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा क्या आएगी? पॉजिटिव के अंदर आएगी। क्यों? क्योंकि जो हीट है वो एब्जॉर्ब हो रही है। आप इस केस में भी याद रखें, मैंने पहले आपको बताया था पिछले लेक्चर्स के अंदर भी कि इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो एनर्जी दाखिल होगी। ठीक है जी, अपोजिट केस होता है। अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो दाखिल हो रहा है तो एनर्जी बाहर निकलेगी, अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है तो एनर्जी जो है वो दाखिल होगी। क्लियर हो जाएगी बात। तो ये आयनाइजेशन एनर्जी हो गया। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बिल्कुल इसके अपोजिट है। ठीक है जी, एफिनिटी कहते हैं अट्रैक्शन को। किसको कहते हैं? अट्रैक्शन। अब अट्रैक्शन जो है वो क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस शेल के अंदर आ जाता है। ठीक है जी, तो उससे क्या होता है कि एनर्जी जो निकलेगी बाहर, अभी मैंने आपको बताया है कि इलेक्ट्रॉन जब निकलता है तो एनर्जी क्या होती है? हमें देनी पड़ती है। और जब इलेक्ट्रॉन को हम दाखिल करवाते हैं तो एनर्जी बाहर निकलती है। हम इसके केस में क्लोरीन को ले लेते हैं 17। प्रोटॉन कितने हैं इसके अंदर? 17। और न्यूट्रॉन जो है वो कितने हैं? 17। 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन और 7 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसके अंदर जो इजाफी 1 इलेक्ट्रॉन हम ऐड करवा रहे हैं जिससे क्या हो जाएगा? 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ठीक है जी। अब 8 इलेक्ट्रॉन जो हो रहे हैं तो उससे क्या होगा कि अब इलेक्ट्रॉन दाखिल हो रहा है तो एनर्जी बाहर निकलेगी। वो जो एनर्जी बाहर निकलेगी उसको हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहेंगे। क्लियर हो जाएगी बात। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है जी। तो पहले आपको इनकी बेसिक जो डेफिनेशंस है, बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में आपको समझा रहा हूँ। फिर आगे जो है हम इनके ट्रेंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास आगे जो टॉपिक है वो क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है कि जो फॉर एग्जांपल बाज़ औक़ात क्या होता है कि 2 एटम आपस में बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है जी, और डिफरेंट एटम्स आपस में बॉन्ड बनाते हैं HCl। ठीक है जी। अब 2 डिफरेंट एटम्स है, एक हाइड्रोजन का है हमारे पास, ये कौन सा है? हाइड्रोजन। और ये हमारे पास क्लोरीन। अब 2 डिफरेंट एटम्स है हमारे पास, हाइड्रोजन का और क्लोरीन का। ये जो है आपस में क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स के जरिए क्या करते हैं? बॉन्ड बनाते हैं। अब एक एटम जो है वो दूसरे एटम से इस बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ खींचने की सलाहियत ज़्यादा रखता है और इसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं कि शेयर जो इलेक्ट्रॉन पेयर है उसको अपनी तरफ, अपने न्यूक्लियस की तरफ खींचने की जो सलाहियत होती है उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। कोई जो एटम है वो जितना ज़्यादा अपनी तरफ खींचेगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है जी। तो सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो होती है फ्लोरीन की। ठीक है जी, उसकी होती है 4.0 और सबसे कम जो होती है वो सीजियम की होती है। अच्छा, तो अब इलेक्ट्रॉन को खींचने की सलाहियत, जो बॉन्डेड पेयर है उसको खींचने की सलाहियत क्या होती है? हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। तो इसकी वजह से ही क्या बनती है? पोलैरिटी भी क्रिएट होती है। पोलैरिटी को भी साथ ही डिस्कस कर लेते हैं हम कि पोलैरिटी क्या होती है। अब होता यह है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है उस पर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, बात को समझना है। अब 2 नेगेटिव के चार्जेस हैं। क्या है? 2 नेगेटिव के चार्जेस। अब हुआ ये है कि क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज़्यादा है, मतलब बॉन्डेड पेयर को अपनी तरफ ज़्यादा खींच लेंगे। ठीक है जी। तो ये इस तरह बॉन्ड होगा। अब हुआ क्या है कि जो बॉन्डेड पेयर है वो क्लोरीन की तरफ ज़्यादा हो गया है और हाइड्रोजन की तरफ कम हो गया है। ठीक है जी। कम होने की वजह से अब ये बॉन्डेड पेयर जो है उसके अंदर क्या मौजूद है? इलेक्ट्रॉन्स, जिस पर नेगेटिव चार्जेस है। अब नेगेटिव चार्ज जो है क्लोरीन की तरफ ज़्यादा हो गया है। ज़्यादा होने की वजह से इस पर क्या आ जाएगा? पार्शियल नेगेटिव। पार्शियल मतलब जुज़वी, हल्का सा नेगेटिव चार्ज आ गया इस पर। और यहाँ से नेगेटिव चार्ज दूर हट गए हैं जिसकी वजह से इस पर हल्का सा क्या आ जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। पार्शियल का मतलब जुज़वी या हल्का सा। ठीक है जी। तो जुज़वी इस पर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया है और उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से क्या हो गया है कि उस पर जुज़वी नेगेटिव चार्ज आ गया, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया है। ठीक है जी।
इसकी वजह से क्या हुआ है कि इसके अंदर पोलैरिटी क्रिएट हो गया। पोलैरिटी क्रिएट हो गया मतलब इसके अंदर पोल्स बन गए हैं, एक पॉजिटिव पोल बन गया है और एक नेगेटिव पोल बन गया है। क्लियर हो जाएगी बात। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिस्कस कर सकते हैं। लास्ट में जो हमारे पास टॉपिक है वो है शील्डिंग इफेक्ट। अब शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, अब बाज़-औक़ात क्या होता है कि एक एटम के अंदर काफ़ी सारे मदार होते हैं। ये हमारे पास न्यूक्लियस है, एक मदार, दो मदार, 3, 4 और जितने मर्जी कर सकते हैं आप। इनके अंदर क्या मौजूद है, इलेक्ट्रॉन्स। मैं आपको समझाने के लिए जस्ट बना रहा हूँ, ठीक है जी। अच्छा जी, अब होता क्या है कि जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहे हैं, ठीक है जी। क्या कर रहा है, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है। अब होगा क्या कि ये जो वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन है इस पर जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम हो जाती है, ठीक है जी। वो किस वजह से कम हो जाती है कि बीच में क्या आगे हैं, इलेक्ट्रॉन्स आगे हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन हैं दो तरीके से क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं इस पर अट्रैक्शन। इसकी पॉजिटिव जो है नेगेटिव पर अट्रैक्शन करता है, लेकिन कम क्यों हो गई है कि ये जो नेगेटिव चार्जेस है ये इसको क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, ठीक है जी। जब रिपेल करेंगे ये दूर चले जाएगा, ठीक है जी। वैलेंस शेल क्या होगा, जब ये इलेक्ट्रॉन रिपेल करेंगे इसको रिपल्शन क्रिएट करेंगे। सेम चार्जेस क्या करते हैं, रिपल्शन। रिपल्शन की वजह से ये दूर जाएंगे। जब दूर जाएंगे तो क्या होगा कि ये जो है इस पर जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एक बात ये हो सकती है। दूसरा क्या है कि जो न्यूक्लियस है उसके बीच में क्या आगे है, इलेक्ट्रॉन्स आगे हैं, जिसकी वजह से डेफिनेटली क्या होगा कि अट्रैक्शन कम हो जाएगी। दो तरीके से, एक तो क्या है कि ये रिपल्शन करेंगे, ये दूर चले जाएंगे वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन, और जिसकी वजह से जो अट्रैक्शन है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और दूसरा क्या है कि बीच में इलेक्ट्रॉन्स आगे हैं, वैसे ये क्या होगी, अट्रैक्शन कम हो जाती है। तो ये जो अट्रैक्शन कम हो जाती है किस पर, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम हो जाती है। किस वजह से, बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स आगे हैं इसकी वजह से। तो इसको हम क्या कहते हैं, शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। क्लियर हो जाएगी बात। डिफाइन कर लेंगे आप इसको कैसे कि वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स है उस पर न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है वो कम हो जाती है। किस वजह से, बीच में इलेक्ट्रॉन्स आने की वजह से। वो मैंने आपको 2 वजह बता दी हैं। तो उसकी वजह से जो अट्रैक्शन कम हो जाती है उसको हम क्या कहते हैं, शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। क्लियर हो जाएगी बात। तो ये थी हमारे पास 5 प्रॉपर्टीज़। अब हम इनके ट्रेंड्स को देखेंगे, ठीक है जी। अब हम इनके ट्रेंड्स को देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी और शील्डिंग इफेक्ट। सारों को एक साथ डिस्कस करते जाते हैं। पहले हम ग्रुप की बात कर लेते हैं, ठीक है जी, टॉप टू बॉटम, और फिर हम क्या करेंगे, पीरियड की बात करेंगे। तो हम ग्रुप की बात करते हैं। ग्रुप, अब ग्रुप की बात करें, हम कोई सा भी एक ग्रुप ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम पहला ग्रुप ले लेते हैं, फर्स्ट मतलब अल्कली ग्रुप। अल्कली ग्रुप, अब अल्कली ग्रुप की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो होता है हमारे पास, हाइड्रोजन को हम छोड़ देते हैं, लिथियम, फिर सोडियम, पोटाशियम, यहाँ तक काफ़ी है। 3, 7, 23 और 19, 39, ठीक है जी। अब हम इनके स्ट्रक्चर को भी बना लेते हैं ताकि इसको समझना क्या हो जाए, आसान हो जाए। प्रोटॉन्स कितने हो गए, 3, न्यूट्रॉन्स 4, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और आगे वाले में 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी। कंप्लीट हो गया 3 इलेक्ट्रॉन। अब आगे जो सोडियम है, प्रोटॉन्स 11, न्यूट्रॉन्स 12, 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी। आगे जो है पोटाशियम, प्रोटॉन्स 19, न्यूट्रॉन्स 20, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन। बाज़-औक़ात इसके अंदर 18 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, बाज़-औक़ात तीसरे शेल के अंदर 8 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं। ये डिपेंड करता है कि हम किसकी बात कर रहे हैं। अगर हम नॉर्मल एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर 8 आएगा, और अगर हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर 18 आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर डी सब शेल इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, इसके स्ट्रक्चर को बना सकते हैं। और अब हम क्या करते हैं, इनको, इनके जो प्रॉपर्टीज़ के ट्रेंड है उनको एक्सप्लेन करते हैं,
ठीक है जी। 3 चीज़ें होती हैं जिस पर क्या होता है ये सारी प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करती है। एक होता है न्यूक्लियर चार्ज, मैं साथ लिख लेता हूँ, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है जी। दूसरा जो है वो यही पॉइंट है, शील्डिंग इफेक्ट। इसको भी हम देखेंगे कि ये कैसे इन्वॉल्व होता है, शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है जी। और तीसरा जो पॉइंट है हमारे पास, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, शील्डिंग इफेक्ट और एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा शेल। ये 3 पॉइंट्स हम ग्रुप के अंदर भी डिस्कस करेंगे और पीरियड के अंदर भी डिस्कस करेंगे। यही 3 पॉइंट जो है वो हमें बता देंगे कि जो पीरियड के अंदर इनकी प्रॉपर्टीज़ का ट्रेंड है वो क्या है, वो बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, ग्रुप के अंदर भी बता देंगे, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एटॉमिक रेडियस या आयनिक रेडियस, ठीक है जी। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, न्यूक्लियस का वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पर जितनी अट्रैक्शन होगी तो उसको क्या कहेंगे, न्यूक्लियर चार्ज उतना ही ज़्यादा है, ठीक है जी। अब जैसे जैसे हम नीचे बढ़ रहे हैं तो प्रोटॉन्स की तो जो तादाद है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है जी। यहाँ पर 3 थे, यहाँ पर 11 है और यहाँ पर 19 है। अब मुझे बताओ कि 3 ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे या 11? डेफिनेटली 11 ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है जी। जिसकी वजह से क्या होगा कि ये साइज़ क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, ठीक है जी। ये पॉइंट जो है वो क्या बता रहा है कि साइज़ जो है वो क्या होनी चाहिए, कमी होनी चाहिए, ठीक है जी। लेकिन हम आगे पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं, उनकी मदद से हम देखने की कोशिश करते हैं शील्डिंग इफेक्ट। अब शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है कि न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या होता है, अट्रैक्शन कम हो जाती है, जिसकी वजह से दूर जाना चाहिए, ठीक है जी। अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अब अगर हम देखें यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2, ठीक है जी। अब शील्डिंग इफेक्ट यहाँ पर क्या हो गया है, वैलेंस शेल और न्यूक्लियस के दरमियान इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 2 है। यहाँ पर कितनी है, 10, और यहाँ पर कितनी होगी, 2 और 8, 10 और 8 18, तो ये है वैलेंस शेल, ठीक है जी। तो हमारे पास जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है, यहाँ पर 2 थी, यहाँ पर 10 है और यहाँ पर 18। इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से अट्रैक्शन क्या होगी, कम होगी। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो गया, ठीक है जी। यहाँ पर जो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है बढ़ा था, ठीक है जी। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज शील्ड इफेक्ट बढ़ने की वजह से ये कम हो गया है, तो ये हो जाएगा कैंसिल, ठीक है जी। अब शील्ड इफेक्ट बढ़ गया है, मतलब अट्रैक्शन कम हो गई है, ठीक है जी। और तीसरा जो पॉइंट है वो क्या है, शेल ऐड हो रहा है। जब शेल ऐड होगा, अब ग्रुप के अंदर अगर हम देखें, यहाँ पर कितने शेल है, 2, यहाँ पर 3 शेल है और यहाँ पर 4 शेल है। 4 शेल होने की वजह से शेल बढ़ रहा है, तो शेल बढ़ने की वजह से डेफिनेटली क्या होगा, साइज बढ़ेगा। अब यहाँ पर 2 शेल का साइज कम होगा, 3 पर ज़्यादा होगा और 4 पर ज़्यादा होगा, ठीक है जी। तो 2 पॉइंट्स हमारे पास, ये तो कैंसिल हो गया है। अब 2 पॉइंट्स हमारे पास, शील्डिंग इफेक्ट और एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा शेल। और एक्स्ट्रा शील्ड इफेक्ट की बात करें तो क्या होता है कि अट्रैक्शन कम हो रही है, जिसकी वजह से साइज बढ़ना चाहिए, ठीक है जी, साइज बढ़ेगा। एक्स्ट्रा शेल ऐड हो रहा है, जिसकी वजह से साइज बढ़ना चाहिए, तो साइज बढ़ेगा। तो ग्रुप के अंदर क्या होता है कि जो एटॉमिक रेडियस है या जो आयनिक रेडियस है वो ऊपर से नीचे हम जाएं तो साइज क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है जी। आयनाइजेशन एनर्जी, जब साइज बढ़ रहा है, ठीक है जी, क्या हो रहा है, साइज बढ़ रहा है तो उस पर अट्रैक्शन कम हो रही है। जब अट्रैक्शन कम हो रही है तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या है, आसान है, ठीक है जी। इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या है, आसान है। जब इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है तो उसको हमें कम एनर्जी देनी पड़ेगी। क्या होगा, उसको हम कम एनर्जी देंगे और कम एनर्जी में हम उस इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं, ठीक है जी। जिसकी वजह से क्या होगा कि आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी, ठीक है जी। साइज जो है वो बढ़ रहा है, लेकिन जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो क्या हो रही है, कम हो रही है, ठीक है जी। अब तीसरा पॉइंट जो है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है जी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का क्या ट्रेंड होगा ग्रुप के अंदर, देखें अब साइज बढ़ रहा है, ठीक है जी, जिसकी वजह से वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन क्या हो रही है, कम हो रही है, ठीक है जी। जब अट्रैक्शन अपने ही इलेक्ट्रॉन पर कम हो रही है, बात को समझना, जब अपने ही इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन कम हो रही है तो बाहर से जो इलेक्ट्रॉन आएंगे उस पर अट्रैक्शन तो और कम होगी, ठीक है जी। तो वो आसानी से नहीं मतलब जितना आसानी से, जितना अच्छे तरीके से वो इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करता है, उतने ही ज़्यादा वो एनर्जी खारिज करेगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी ही ज़्यादा होगी,
ठीक है जी। वो अपने ही इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन कम करता जा रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा कि बाहर से जो इलेक्ट्रॉन आएंगे उसको अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब नहीं करेंगे तो अच्छी तरीके से रेडिएट नहीं करेंगे, एनर्जी बाहर नहीं निकालेंगे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होगी, कम होती चली जाएगी। ठीक है जी। और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी वही है कि इलेक्ट्रॉन्स अपने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचना, अब अट्रैक्शन कम होती जा रही है तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी क्या होगी, कम होती चली जाएगी। और शील्डिंग इफेक्ट को हमने साथ में डिस्कस कर लिया है। ठीक है जी। तो ये था हमारे पास ग्रुप के अंदर ट्रेंड। साइज जो है वो क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है जी, इस साथ लिख लेते हैं, साइज जो है वो बढ़ेगा ग्रुप के अंदर, और आयनाइजेशन एनर्जी भी कम होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कम होगी, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी क्या होगी, कम होगी। क्लियर हो जाएगी बात। ये है हमारे पास ग्रुप के अंदर ट्रेंड। अब हम देख लेते हैं इसका पीरियड के अंदर ट्रेंड। तो पीरियड के अंदर अगर हम देखें तो हम कोई सा भी पीरियड ले लेते हैं, हम सेकंड पीरियड ले लेते हैं। तो सेकंड पीरियड के अंदर क्या है, सेकंड पीरियड लेफ्ट टू राइट, लिथियम 37, बेरिलियम 49, बोरोन 511, कार्बन 612, लास्ट वाला लिख लेते हैं, बीच में छोड़ देते हैं, फ्लोरीन 919। ठीक है जी। तो ये हमारे पास है। अब इसकी हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर। प्रोटॉन्स जो है वो 3 और न्यूट्रॉन्स जो है वो 4, 2 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन्स जो है वो 4 और न्यूट्रॉन्स जो है वो 5, 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी, 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, एटॉमिक नंबर 4 है। प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्जेस 5, न्यूट्रॉन्स 11 - 6, 2 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन, 2 और 3 5। प्रोटॉन्स 6, न्यूट्रॉन्स 6, इलेक्ट्रॉन्स 2 पहले में और अगले वाले में 4, 2 और 4 6, एटॉमिक नंबर 6। प्रोटॉन्स 9, न्यूट्रॉन्स 10, 2 और 7, 2 और 7 9, एटॉमिक नंबर 9। ठीक है जी। अब हमने इसके अंदर देखना है कि ये जो प्रॉपर्टीज़ है इनका ट्रेंड क्या होता है पीरियड के अंदर। ठीक है जी। तो अब भी हमने इन तीनों चीज़ों को ही डिस्कस करना है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, शील्डिंग इफेक्ट और एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा शेल। तो सबसे पहले जो हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। ठीक है जी, न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ रहा है, जिसकी वजह से अट्रैक्शन क्या होगी, बढ़ती जाएगी। 3 4 5 6 9 7 8 9। ठीक है जी। तो जो प्रोटॉन्स है वो बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो अट्रैक्शन बढ़ेगी। ठीक है जी। न्यूक्लियस का चार्ज जो है ज़्यादा पॉजिटिव है तो ज़्यादा अट्रैक्शन करेगा, ज़्यादा अट्रैक्शन करेगा तो क्या होगा कि अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इसके अंदर बढ़ रहा है। पहले पॉइंट हम ये लिख लेते हैं। ठीक है जी, जिसकी वजह से अट्रैक्शन क्या होगी, बढ़ेगी। अब शील्डिंग इफेक्ट, जो वैलेंस शेल और न्यूक्लियस के दरमियान इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ने की वजह से अट्रैक्शन कम हो जाती है न्यूक्लियस के वैलेंस शेल पर। तो अब इसके दरमियान जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने हैं, 2 है। यहाँ पर इसके और इसके दरमियान इलेक्ट्रॉन्स 2 हैं, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है। तो शील्डिंग इफेक्ट कोई भी इस पर नहीं करेगा। ठीक है जी, इस पर कोई भी असरअंदाज नहीं होगा शील्डिंग इफेक्ट। अब अगली जो चीज़ है वो क्या है, एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा शेल, मज़ीद कोई शेल ऐड हो रहा हो वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर 2 शेल है, यहाँ पर भी 2 शेल है, यहाँ पर भी 2, मतलब शेल जो है वो भी ऐड नहीं हो रहा। तो सिर्फ एक ही पॉइंट रह गया है, वो क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, जिसकी वजह से अट्रैक्शन बढ़ रही है। अब अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है कि साइज़ क्या होगा, अब ज़्यादा अच्छी तरीके से अट्रैक्ट करेंगे तो जिसकी वजह से साइज़ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है जी, ज़्यादा बाउंड कर रहे हैं। ठीक है, तो जो साइज़ है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है जी।
अब अट्रैक्शन जो है बढ़ रही है, जिसकी वजह से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा निकालना, जो इलेक्ट्रॉन को एक इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल हो गया है, मतलब उसको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। जब ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी मतलब आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। जब वो अपने इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन ज़्यादा लगा रहा है, मतलब बाहर से जो इलेक्ट्रॉन आएगा उस पर भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लगाए, जो कशिश है वो ज़्यादा लगाएगा, ठीक है जी, अट्रैक्शन ज़्यादा लगाएगा, जिसकी वजह से ज़्यादा अच्छी तरीके से इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करेगा तो ज़्यादा एनर्जी देगा, मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है जी। अब इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, ज़्यादा अट्रैक्शन कर रहा है, तो जो बाउंडेड पेयर इलेक्ट्रॉन होगा उसको भी ज़्यादा अट्रैक्शन करेगा, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो जाएगी। क्लियर हो जाएगी बात। तो ये थी इसकी पीरियोडिक टेबल की ट्रेंड्स। एटॉमिक रेडियस को हमने डिस्कस किया, आयनिक रेडियस को, आयनाइजेशन एनर्जी को, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को और शील्डिंग इफेक्ट को भी डिस्कस किया, और उसके अंदर हमने पीरियोडिक टेबल के अंदर उसके ट्रेंड्स को भी डिस्कस किया कि किस तरह ये वेरी करते हैं, मतलब ग्रुप के अंदर कैसे वेरी करती हैं और पीरियड्स के अंदर कैसे वेरी करती है। ठीक है जी, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।